वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज डेरिवेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो आप ये देखें, डेरिवेटिव्स का जो वर्ड है वो बना है डेराइव से। डेराइव जब हम डेफिनेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं दिस वर्ड इज़ डेराइव फ्रॉम। तो जो डेरिवेटिव वो डेराइव कहाँ से होते हैं? अंडरलाइंग असेट से। तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं, डेरिवेटिव आर इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यूज डराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग फाइनेंशियल असेट्स। यदि हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो अंडरलाइंग असेट्स जो रहेगी वो फाइनेंशियल असेट्स रहेगी। यदि हम कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो जो अंडरलाइंग असेट्स रहेगी वो क्या रहेगी? बोलो आपकी, बिल्कुल कॉमोडिटी रहेगी। तो फाइनेंशियल और आपकी कॉमोडिटी ये डिपेंड करता है कि हम डेरिवेटिव का कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। फिर आता है द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कुड बी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज इंडेक्स और सम कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज इंडेक्सेस एंड कॉमोडिटीज। डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इस पॉइंट को समझिएगा कि जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है? फाइनेंशियल। यदि फाइनेंशियल डेरिवेटिव है तो किस किस पर डिपेंड होती है? बोलो फाइनेंशियल असेट्स पे। और यदि आपका कॉमोडिटी डेरिवेटिव है तो किस पे डिपेंड होगी? बोलो आपकी जो कॉमोडिटी है उस पर डिपेंड होगी। तो हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम कुछ अदर पॉइंट्स भी पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मान लीजिए हम बात करते हैं कॉमोडिटी के अंदर मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क जो है आपका अंडरलाइंग असेट्स है और मिल्क प्रोडक्ट जो हुए वो क्या हुए आपके? बोलो डेरिवेटिव हुए। ऐसे यदि हम देखें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल क्या है? आपका अंडरलाइंग असेट्स। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जब हम क्रूड पढ़ते हैं तो उसमें स्पेलिंग में आता है यू, क्रूड, यू यू मतलब अंडरलाइंग असेट्स। और उससे जो यदि डीजल बना रहे हैं तो डीजल में डी आता है, तो वो क्या हो गया? डेरिवेटिव्स हो गया। तो हम देखें दे हेज द रिस्क ऑफ ओइंग things that are subject to unexpected price fluctuation, for example foreign currencies, barrel of wheats stock and government bonds। यहाँ पे दोनों के एग्जांपल पढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के भी और बोलो कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स के भी एग्जांपल पढ़ेंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहला बेसिस आता है डिफरेंस का, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये तो पता ही है आपको, जब आपका फॉरवर्ड हो फ्यूचर हो, ऐसे आपका ऑप्शन भी होता है और स्वैप भी होता है। यहाँ पे हम फॉरवर्ड और फ्यूचर को समझ रहे हैं। तो जो भी इसमें एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो किसके बीच में होगा? टू पार्टीज के बीच में होगा। जब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर एंड आर डील विद इन ऑन द एक्सचेंज। और यहाँ पे हम ओवर द काउंटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। और यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में इंटरमीडिएट जो का जो काम होता है टू पार्टीज के बीच में, वो एक्सचेंज करता है। और जो काउंटर पार्टी, यदि कोई रिस्क होती है, यदि मान लेते हैं हम फ्यूचर के अंदर यदि कोई रिस्क होती है, तो जो आपकी एक्सचेंज है वो एज ए क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है? उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम कोई रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लिखवा रहे हैं, किसी के थ्रू कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के थ्रू कर रहे हैं। उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? मिडिल मैन को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। और ओवर द काउंटर के केस में हमारे बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। यदि एक्सचेंज नहीं होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। जैसा कि मान लीजिए आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और बीच में यदि कोई पर्सन है वो गारंटी ले रहा है, और सामने वाला पर्सन जो है प्रॉपर्टी आपको बेच देता है, वो आपको गारंटी देगा कि यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको सोल्व करेगा। तो बदले में जो आपसे कमीशन लेगा उसको हम मार्जिन बोलते हैं। जो ब्रोकर, जो आपकी प्रॉपर्टी का ब्रोकर है, वो कमीशन लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो मार्जिन जो रहता है वो एक्सचेंज जो है वो लेता है। वो जो हम ब्रोकर का एग्जांपल दे रहे हैं वो एज ए एक्सचेंज काम कर रहा है। अब हम इसको याद रखने का तरीका समझेंगे। जैसे हम देखें, एक सॉन्ग आया था, शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें एक आया था रब ने बना दी जोड़ी में, कि तुझमें रब दिखता है। अब हम तुझ में रब ना बोल के हम ये बोलेंगे कि तुझ में फ्यूचर दिखता है। तुझ में फ्यूचर दिखने का मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं और बीच में आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो उनकी गारंटी होगी बीच में। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दोनों पार्टी के क्या होंगे? जो पेरेंट्स हैं वो एज ए एक्सचेंज क्या करेंगे? काम करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वो आपका क्या है? रिस्क लेस है। वहाँ पे बीच में क्या रहेंगी? पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। जबकि फॉरवर्ड के केस में हम बोलते हैं ना तुझ में फॉरवर्ड दिखता है, तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क की बात आएगी। तो ये फॉरवर्ड का एग्जांपल हमने याद रखने के लिए समझा है, आप इसको अदर वे में ना लें। फिर हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है आपका
स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉन स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइज मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कोई जो कंडीशंस हैं वो पहले से फिक्स हैं और आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। कस्टमाइज का मतलब ये होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी टेलर के पास जाते हैं और उससे आप कहते हैं मेरे मेरे जो आपका मेजरमेंट, मेरे नाप की आप ड्रेस बना दें। वो आपका पहले नाप लेगा, फिर उसके हिसाब से आपकी ड्रेस तैयार करेगा। अब वो जो ड्रेस जो तैयार कर रहा है वो रेडीमेड नहीं है, वो क्या है, टेलर मेड है और वो क्या है, आपका कस्टमाइज है। तो ऐसे जो फॉरवर्ड रहता है वो क्या रहता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जबकि फ्यूचर जो रहता है वो आपका नॉन कस्टमाइज या स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहता है। क्यों? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नो चेंज पॉसिबल टू द कॉन्ट्रैक्ट हम, कि उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब हम स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन किसमें मिलता है, फ्यूचर के अंदर मिलता है। फॉरवर्ड के अंदर नॉन स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है, इसको हम कस्टमाइज बोल रहे हैं। हम यहाँ पे जो टोटल पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 8 पॉइंट्स। तो उसमें यदि आपसे पूछे कि जो फ्यूचर है उसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है, वो आपका नॉन कस्टमाइज है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कस्टमाइज में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। और जबकि फॉरवर्ड के अंदर ये एग्जाम्पल कस्टमाइजेशन का, ये फॉरवर्ड का क्या माना जाता है, बेनिफिट माना जाता है। हालांकि अदर बेनिफिट और भी हैं जो आपको फ्यूचर में ही दिखाई देंगे, लेकिन फ्यूचर की लिमिटेशन मानी जाती है कि वो क्या है, आपका स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने थर्ड जो पॉइंट पढ़ा है वो हमने नेचर के अंदर पढ़ा है कि फॉरवर्ड क्या होता है, टेलर मेड रहता है और जो आपका फ्यूचर जो रहता है वो रेडीमेड रहता है। यदि कोई चीज़ टेलर मेड है तो यदि आप मान लीजिए किसी टेलर के पास गए, उससे आपने ड्रेस सिलवाई और वो आप ड्रेस परचेज नहीं करके लाए, तो उस टेलर को ड्रेस को बेचने में क्या बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या रहती है, लैक ऑफ लिक्विडिटी रहती है। जबकि रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये देखें, कुछ लोग क्या करते हैं, शादी के टाइम में जब शादी में जाना जाना होता है तो उसी समय ड्रेस परचेज करके लाते हैं, तो रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेडीमेड चीज़ें परचेज कर देते हैं। तो वो क्या रहती है, हाई लिक्विडिटी रहती है, आप उसको सेल करके पैसा ले सकते हैं। जबकि टेलर मेड के केस में आप उसमें लिक्विडिटी जो रहता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी रहता है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट रिस्क। यदि कोई पार्टी बीच में है, हम बोलते थे ना तुझमें फॉरवर्ड दिखता है, तो डिफ़ॉल्ट तो हो गई, उसके अंदर वो फॉरवर्ड है। और यदि उसमें फ्यूचर दिखता है तो हम क्या बोलते हैं कि बीच में जो एक्सचेंज रहता है वो मार्जिन लेता है, जिसके कारण जो डिफ़ॉल्ट रिस्क होती है वो एक्सचेंज मार्जिन के थ्रू क्या कर देता है, कम कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क फॉरवर्ड के केस में एग्जिस्ट होती है, जबकि फ्यूचर के केस में मिनिमम होती है, क्योंकि एक्सचेंज क्या रखता है, मार्जिन रखता है। मार्जिन का ऐसे ही हम सातवां पॉइंट वहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि जो मार्जिन है, मार्जिन आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सचेंज होता ही नहीं। जब एक्सचेंज नहीं होगा तो मार्जिन भी नहीं होगा। जबकि फ्यूचर के अंदर एवरी पार्टिसिपेंट इज सब्जेक्टेड टू मेंटेन मार्जिन एज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज अथॉरिटीज़। जबकि आपका फ्यूचर के केस में हर पार्टिसिपेंट्स को क्या करना पड़ता है, मार्जिन रखना पड़ता है, जो एक्सचेंज डिसाइड कर सकता है। ये मार्जिन जो रहेगा अबाउट अप टू 20% जो है रहता है। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क। जब डिफ़ॉल्ट रिस्क होती है तो रिस्क को बियर करने के लिए जो पार्टी रहेंगी, फॉरवर्ड के केस में क्रेडिट रिस्क बोर्न बाय द ईच पार्टी रहेगी। जबकि फ्यूचर के केस में ये जो रिस्क थी, ये मार्जिन के कारण, ये एक्सचेंज के कारण क्या हो जाती है, बोलो, ट्रांसफ़र हो जाती है। पार्टी नीड नॉट टू बी बोदर अबाउट द क्रेडिट रिस्क, क्योंकि एक्सचेंज यहाँ पे इसको बियर करता है। मार्जिन का पॉइंट हमने पढ़ ही लिया था कि फॉरवर्ड के केस में मार्जिन नॉट रिक्वायर है, जबकि फ्यूचर के केस में एक्सचेंज होता है तो वो मार्जिन भी एडिक्वेट रखता है, जो 20% होता है। फिर आता है कॉस्ट। कॉस्ट जो फॉरवर्ड के केस में होती है वो बेस्ड ऑन आस्क बिड स्प्रेड रहती है। यहाँ पे बिड की बात करें तो बाय प्राइस जो है, वो बिड प्राइस वो कहलाता है जिस पर पब्लिक बाय करना चाहती है। आस्क प्राइस वो रहता है जिस पे पब्लिक क्या आना चाहती है, सेल करना चाहती है। और यदि हम फ्यूचर के केस में देखें तो जो आपका ब्रोकरेज फी था और फॉर बाय और सेल ऑर्डर के लिए, वही क्या मानी जाती है, कॉस्ट मानी जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड क्या होते हैं, फ्यूचर क्या आते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।